समुद्र की लहरें जब अंधेरी रात में पत्थरों से टकराती हैं तो उनकी आवाज किसी सिसकती आत्मा जैसी लगती है। दूर क्षितिज पर बिजली चमकती है और एक क्षण के लिए काले बादलों के पीछे छिपा वह द्वीप दिखाई देता है जिसे कभी लोग काला पानी कहकर कांप उठते थे। यह कहानी है उस जेल की जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी थी, बल्कि उन अधूरे सपनों, टूटी हड्डियों और अडिग इरादों से खड़ी हुई थी जिन्हें साम्राज्य की ताकत भी झुका नहीं सकी। 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत अपने साम्राज्य को लोहे की जंजीरों से बांध रही थी, तब हिंद महासागर के बीच बसे अंडमान द्वीपों पर एक ऐसी जगह की कल्पना की गई जहां बगावत की हर आवाज को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। इस जगह का नाम था सेल्यूलर जेल। लेकिन जिन लोगों को वहां भेजा गया उनके लिए यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह जीवित मृत्यु थी। समुद्र से घिरा वह द्वीप दुनिया से कटा हुआ था। चारों तरफ अथाह पानी, घने जंगल और भीतर खड़ी वह विशाल इमारत जिसकी 7 भुजाएं किसी मकड़ी के जाले की तरह फैलती थी। हर भुजा में लंबी अंतहीन गलियां और उन गलियों में कतार से बने छोटे छोटे कोठरी जैसे कमरे। हर कैदी को अलग रखा जाता था ताकि कोई आवाज दूसरी आवाज से न मिल सके, कोई विचार किसी और विचार को जन्म न दे सके। अकेलापन ही यहां की सबसे बड़ी सजा था। कल्पना कीजिए, एक युवक जिसे अपने देश की आजादी का सपना देखने की सजा मिली है, उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़कर जहाज पर बैठाया जाता है। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जब वह अंडमान पहुंचता है तो पहली बार उस जेल की ऊंची दीवारों को देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक जिद होती है। वह जानता है कि उसके कदम अब उस जमीन पर पड़े हैं जहां से लौटकर बहुत कम लोग वापस आए हैं। जेल के भीतर का जीवन किसी भी इंसान की सहनशक्ति को तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। कैदियों को कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता, नारियल से तेल निकालने का काम दिया जाता या फिर भारी भरकम लकड़ियां ढोने का। दिन भर की कठोर मेहनत के बाद भी अगर निर्धारित मात्रा पूरी न हो तो कोड़ों की बरसात होती। चीखें दीवारों से टकराकर लौट आती, लेकिन उन दीवारों के पार कोई सुनने वाला नहीं था। समुद्र से घिरा वह द्वीप दुनिया से कटा हुआ था। चारों तरफ अथाह पानी, घने जंगल और भीतर खड़ी वह विशाल इमारत जिसकी 7 भुजाएं किसी मकड़ी के जाले की तरह फैलती थीं। हर भुजा में लंबी अंतहीन गलियां और उन गलियों में कतार से बने छोटे छोटे कोठरी जैसे कमरे। हर कैदी को अलग रखा जाता था ताकि कोई आवाज दूसरी आवाज से न मिल सके, कोई विचार किसी और विचार को जन्म न दे सके। अकेलापन ही यहां की सबसे बड़ी सजा था। कल्पना कीजिए, एक युवक जिसे अपने देश की आजादी का सपना देखने की सजा मिली है, उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़कर जहाज पर बैठाया जाता है। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जब वह अंडमान पहुंचता है तो पहली बार उस जेल की ऊंची दीवारों को देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक जिद होती है। वह जानता है कि उसके कदम अब उस जमीन पर पड़े हैं जहां से लौटकर बहुत कम लोग वापस आए हैं। जेल के भीतर का जीवन किसी भी इंसान की सहन शक्ति को तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। कैदियों को कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता, नारियल से तेल निकालने का काम दिया जाता या फिर भारी भरकम लकड़ियां ढोने का। दिन भर की कठोर मेहनत के बाद भी अगर निर्धारित मात्रा पूरी न हो तो कोड़ों की बरसात होती। चीखें दीवारों से टकराकर लौट आती, लेकिन उन दीवारों के पार कोई सुनने वाला नहीं था। इन्हीं कोठरियों में एक समय पर भारत के कई क्रांतिकारी भी बंद रहे। उनमें से एक नाम था विनायक दामोदर सावरकर। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कोठरी की दीवारों पर नाखून और पत्थर से कविताएं लिखीं, क्योंकि कागज और कलम की अनुमति नहीं थी। उनकी आवाज बंद थी पर विचार नहीं। दीवारें उनकी स्याही बन गईं और स्मृति उनकी किताब। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन सैकड़ों अनाम चेहरों की कहानी है जिनके नाम इतिहास की मोटी किताबों में दर्ज नहीं, पर जिनकी आहट आज भी उस जेल की गलियों में महसूस की जा सकती है। वे किसान थे, शिक्षक थे, विद्यार्थी थे। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता तब कैदियों के मन में घर की यादें उमड़ती। मां की आवाज, पिता की सलाह, बच्चों की हंसी, सब कुछ एक धुंधली तस्वीर की तरह सामने आता और फिर उतनी ही जल्दी ओझल हो जाता। कई लोग इस मानसिक यातना को सह नहीं पाए। कुछ ने आत्महत्या की कोशिश की,
कुछ धीरे धीरे भीतर से टूट गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हर सुबह नई ताकत के साथ उठते और खुद से कहते, यह दर्द भी एक दिन आजादी की कीमत कहलाएगा। जेल की बनावट ही ऐसी थी कि कैदी एक दूसरे को देख न सके। हर कोठरी में बस एक छोटा सा रोशनदान था, जिससे धूप की एक पतली किरण अंदर आती। वही किरण कई कैदियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई। वे उस रोशनी को देखते और सोचते कि जैसे यह सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही आजादी का सूरज भी एक दिन जरूर उगेगा। समय बीतता गया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज होता गया। बाहर लोग सड़कों पर उतर रहे थे, जेल भर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और यहां समुद्र के बीचों बीच वे कैदी हर खबर के लिए तरसते थे। कभी कभी किसी नए बंदी के आने पर बाहर की दुनिया की झलक मिलती। वही कुछ शब्द महीनों की उम्मीद बन जाते। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार पर सवाल उठने लगे कि इतनी कठोर सजा क्यों दी जा रही है। जेल की बनावट ही ऐसी थी कि कैदी एक दूसरे को देख न सकें। हर कोठरी में बस एक छोटा सा रोशनदान था, जिससे धूप की एक पतली किरण अंदर आती। वही किरण कई कैदियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई। वे उस रोशनी को देखते और सोचते कि जैसे यह सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही आजादी का सूरज भी एक दिन जरूर उगेगा। समय बीतता गया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज होता गया। बाहर लोग सड़कों पर उतर रहे थे, जेल भर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और यहां समुद्र के बीचों बीच वे कैदी हर खबर के लिए तरसते थे। कभी कभी किसी नए बंदी के आने पर बाहर की दुनिया की झलक मिलती। वही कुछ शब्द महीनों की उम्मीद बन जाते। आखिरकार 1930 के दशक के अंत में कुछ कैदियों को मुख्य भूमि पर वापस भेजा जाने लगा, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। कई जीवन वहीं खत्म हो चुके थे, कई सपने वहीं दफन हो गए थे। फिर आया 1947, आजादी का वह साल जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने बलिदान दिया। जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आकाश में लहराया, तो अंडमान की हवा भी बदली। वही जेल जो कभी दमन का प्रतीक थी, अब इतिहास का साक्षी बन गई। उसकी दीवारें अब चीखों की नहीं, गर्व की कहानी कहने लगीं। आज जब कोई उस जेल के भीतर कदम रखता है, तो उसे सिर्फ पुरानी इमारत नहीं दिखती, उसे दिखता है वह संघर्ष, वह साहस, वह त्याग जिसने एक राष्ट्र को जन्म दिया। हर कोठरी एक अध्याय है, हर गलियारा एक कविता, हर दीवार एक गवाही। समुद्र की लहरें अब भी आती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, लेकिन उनकी आवाज में अब डर नहीं, एक स्मरण है। काला पानी सिर्फ एक स्थान नहीं था, वह एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें शरीर टूट सकते थे, लेकिन आत्मा नहीं। और शायद इसी कारण इतिहास ने उस जगह को भय की नहीं, बलिदान की भूमि के रूप में याद रखा। जब रात गहराती है और अंडमान के आकाश में तारे चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे उन अनगिनत आत्माओं की आंखें हों जो आज भी देख रही हैं कि जिस आजादी के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया, क्या हम उसकी कीमत समझते हैं? क्योंकि कभी कभी एक जेल की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होती, वह वर्तमान से एक सवाल भी होती है। क्या हम उस रोशनी की कद्र करते हैं जो हमें बिना किसी बेड़ी के मिली है, या हम भूल चुके हैं कि कभी इसी रोशनी के लिए लोगों ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष किया था? क्योंकि कभी कभी एक जेल की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होती, वह वर्तमान से एक सवाल भी होती है। क्या हम उस रोशनी की कद्र करते हैं जो हमें बिना किसी बेड़ी के मिली है, या हम भूल चुके हैं कि कभी इसी रोशनी के लिए लोगों ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष किया था? समुद्र अब भी वहीं है, द्वीप अब भी वहीं है, और वह जेल भी वहीं खड़ी है, खामोश लेकिन बोलती हुई। उसकी दीवारों में कैद हर आवाज हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, वह अनगिनत बलिदानों का परिणाम है। और जब अगली बार कोई लहर उस तट से टकराए, तो शायद उसकी गूंज में हमें उन कदमों की आहट सुनाई दे जो बेड़ियों में बंधे होने के बावजूद इतिहास की दिशा बदल गए।